वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने C2 साइकिल खत्म किया था। C2 साइकिल के अंदर हमने बात किया था कि प्लांट्स के अंदर जब भी फोटो रेस्पिरेशन होगा तो 20% का लॉस होगा। हमें कितना चाहिए था 4, मिल कितना रहा था 3, यानी कि 25% का जो ये लॉस है वो प्लांट के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। अब उसको ओवरकम करने के लिए, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए प्लांट के अंदर कुछ क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है, प्लांट के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ इवोल्यूशन होता है। और ये साइकिल यानी कि जो C4 साइकिल है वो इसी को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। यानी कि ये जो लॉस हो रहा है बार बार प्लांट के अंदर, ये प्लांट के अंदर लॉस ना हो, इससे बचने के लिए क्या होता है, C4 साइकिल हम लोग पढ़ते हैं। देखो मैं आपको ये समझाता हूं कि ये जो दल बदलू वाला कार्यक्रम है वो कौन कर रहा है, रूबिस्को। मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, रूबिस्को एंजाइम। रूबिस्को का ड्यूअल नेचर, वो कार्बोक्सिलेशन भी करता है। जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो कार्बोक्सिलेशन, और जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो ऑक्सीजनेशन। मतलब उसका मन ही नहीं मान रहा है, दोनों रिएक्शन कर रहा है, कभी कार्बोक्सिलेशन और कभी ऑक्सीजनेशन। तो इस चीज से छुटकारा पाने के लिए प्लांट्स के अंदर जो डेजर्ट प्लांट्स थे उनके लिए तो C3 साइकिल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बार बार उसमें क्या होगा, C2 साइकिल चलना स्टार्ट होगा, फोटो रेस्पिरेशन होंगे और बार बार फोटोसिंथेटिक रेट क्या होगा, डाउन होगा। जैसे जैसे फोटोसिंथेटिक रेट डाउन होगा एक टाइम ऐसा आएगा कि प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो इस चीज को सही करने के लिए, इस लॉस को कम करने के लिए यहां पे कुछ मॉडिफिकेशन प्लांट्स के अंदर देखने को मिला, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रेंज एनाटॉमी। अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि क्रेंज एनाटॉमी क्या है और C4 साइकिल या HS के पाथवे क्या है। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे हम लोगों ने एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, है ना। ये प्लांट का एक लीफ है, इस प्लांट के लीफ के एक सेक्शन को मैंने कट किया हुआ है। इस सेक्शन को अगर आप ध्यान से देखो तो इसके 2 सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। ये अपर वाला सेक्शन जिसको हम लोग नाम देते हैं अपर एपिडर्मिस, तो ये हो गया इसका अपर एपिडर्मिस। और जो इसका लोअर वाला सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लोअर एपिडर्मिस। तो एक्चुअल में 2 एपिडर्मल लेयर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, अपर एपिडर्मिस, और इसको हमने नाम दिया है लोअर एपिडर्मिस। ये आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, है ना। तो इस लीफ के सेक्शन को कट किया तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब इसमें बीच में आपको क्या मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं कि इसके बीचों बीच में एक सेल है जिसका नाम है बंडल सीथ सेल, और इस बंडल सीथ सेल के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े सेल आपको दिखाई देंगे। तो इस बंडल सीथ सेल को चारों तरफ से घेरे हुए हैं कुछ बड़े बड़े सेल्स, है ना। ये हमारा बीच का क्या सेल है, बंडल सीथ सेल इसको बोलते हैं। और इन बंडल सीथ सेल के चारों तरफ कुछ छोटे छोटे सेल्स आपको दिखाई देंगे, इनके चारों तरफ। इनको हम लोग बोलते हैं मीजोफिल सेल। तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, मीजोफिल सेल्स। अब थोड़ा ध्यान से अगर कॉन्सेप्ट को समझें तो इसके अंदर 2 टाइप के आपको सेल्स मैंने बना करके दिखाया। बाहर की तरफ जो छोटे छोटे साइज के सेल्स आपको मैं बना के बोल रहा हूं, इसको मैंने बोला कि ये कौन है, मीजोफिल सेल। और जो अंदर की तरफ जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया हुआ है उसको मैंने क्या बोला है कि ये बंडल सीथ सेल है। तो एक्चुअल में जब आप C4 साइकिल पढ़ते हो तो यहाँ पे 2 अलग अलग टाइप के सेल्स के अंदर क्या होगा, रिएक्शन होगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं कि ये जो सेल्स हैं ये चारों तरफ से आपको क्या होंगे, इसमें अरेंज होते हुए दिखाई देंगे। इन सेल्स के अरेंजमेंट को हम लोगों ने क्या किया है, बना लिया है। अब ये अगर हम लोग ध्यान से समझें तो इसके अंदर 2 टाइप के सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मीजोफिल सेल। ये आपके क्या हो गए, मीजोफिल सेल। और दूसरा जो टाइप सेल मैंने लिखा हुआ है ये है बंडल सीथ सेल। ये है बंडल सीथ सेल। ठीक, यहां तक बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। अब कंडीशन क्या है यहाँ पे, जब हम मीजोफिल सेल की बात करते हैं और जब बंडल सीथ सेल की बात करते हैं, तो जो मीजोफिल सेल का कंडीशन है, इसके जो सेल्स हैं, है ना, इसका जो सेल वॉल है, सेल वॉल वो कैसा है, थीन है, थीन सेल वॉल है। दूसरा कंडीशन क्या है, इसके जो सेल्स हैं वो स्मॉल साइज के हैं, तो स्मॉल साइज के सेल्स हैं, है ना, स्मॉल सेल्स। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग नोट करें तो इसके जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो भी क्या होंगे, स्मॉल साइज में, तो स्मॉल क्लोरोप्लास्ट। और ये बेटा याद रखिएगा ये ग्रेनल पार्ट है, मतलब यहां पे क्या है, ग्रेनम प्रेजेंट है। तो ये पार्ट कैसा है, ग्रेनल पार्ट है, मतलब लाइट रिएक्शन यहां पे होगा। ठीक,
अगर हम बात करें बंडल सीड सेल की, तो बंडल सीड सेल के अंदर क्या कंडीशन है, पहला पॉइंट कि इनका जो सेल वॉल है वो काफी थिक है, आपको दिख भी रहा है डायग्राम में। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो इसके जो सेल्स हैं वो लार्ज सेल्स हैं, बड़े बड़े सेल्स हैं, और इनका जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी कैसा होगा, लार्ज क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो इसका क्लोरोप्लास्ट भी कैसा है, लार्ज क्लोरोप्लास्ट। और सबसे खास बात कि इसके अंदर ग्रेना ही नहीं है, तो ये कैसे सेल्स हैं, एक ग्रेनल सेल्स हैं, मतलब यहां पे ग्रेनम नहीं है तो लाइट रिएक्शन नहीं होगा, ये चीज हमने पढ़ी हुई थी। तो आपके पास दो टाइप के सेल्स इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, एक वे जिनको हम लोग मीजोफिल सेल्स बोलते हैं, जिनका अरेंजमेंट बाहर से है और जिनका क्या है, नंबर्स ज्यादा है, उनके सेल्स की साइज छोटी है। दूसरे बंडल सीड सेल जो आपको थोड़े से नंबर में दिखाई देंगे और बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन में ये लोकेटेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका जो क्लोरोप्लास्ट है, जो सेल वॉल है, ये सब कुछ बड़े बड़े साइज में आपको दिखाई देगा, लेकिन यहां पे लाइट रिएक्शन नहीं होगा। अब रूबिस्को की बात करते हैं। दल बदलू वाला कार्यक्रम कौन कर रहा है, रूबिस्को। अगर रूबिस्को को ही हटा दे वहां से तो ये जो झंझट है कार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीजनेशन, ये वाला झंझट ही खत्म। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो रूबिस्को है ये मीजोफिल सेल में है ही नहीं, ये कहां पे बैठा हुआ है, यहां पे बंडल सेल में। तो याद रखिएगा रूबिस्को हमारा कहां पे बैठा हुआ है, बंडल सीड सेल के अंदर बैठा हुआ है, ठीक। तो अब बाहर से ऑक्सीजनेशन का तो कोई चांस बचा नहीं। अच्छा, मीजोफिल सेल के पास एक और सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीईपी, ये एक तरह का एंजाइम भी है, फास्फोइनॉल पाइरुवेट, है ना। अब ये जो फास्फोइनॉल पाइरुवेट होता है पीपी, एक्चुअल में इसके पास कार्बोक्सिलेशन करने की एबिलिटी है। यही क्या करेगा, कार्बन को क्या करेगा, पकड़ेगा। अगर मान लेते हैं CO2 का कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में बहुत कम हो गया, फिर भी हर एक मीजोफिल सेल के पास एक एंजाइम है जिसको हम लोग नाम देते हैं पीईपी कार्बोक्सिलेज, है ना। इसके पास एक एंजाइम है जिसका नाम है पीईपी कार्बोक्सिलेज। नाम से पता चल रहा है कार्बोक्सिलेज है तो कार्बोक्सिलेशन करेगा। अब जितना सेल आपने चारों तरफ से बनाया है उन सारे सेल्स के पास क्या है, पीईपी कार्बोक्सिलेज है, मतलब सबके पास ये एबिलिटी है कि वो CO2 का कैप्चर कर सकते हैं। अब क्या होता है, जो ये पीईपी कार्बोक्सिलेज है, ये अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन एनवायरनमेंट में बहुत कम है, फिर भी ऑक्सीजन से तो कम होने नहीं देगा, क्योंकि हर एक सेल क्या करेंगे, CO2 पकड़े, ये भी सेल क्या कर रहा, CO2 पकड़ा, ये भी क्या किया, CO2 पकड़ा, ये भी CO2 पकड़ा, CO2 पकड़ा। सारे के सारे सेल्स जितने हैं, चारों तरफ के सेल्स क्या कर रहे हैं, पीपी कार्बोक्सिलेज के कारण CO2 पकड़ रहे हैं। अगर एक एक CO2 भी पकड़ते हैं और ये सारा का सारा CO2 कहां पे भेजा जाएगा, अंदर, यहां पे। सारे के सारे CO2 कहां पे भेजे जाएंगे, अंदर, यहां पे, क्योंकि रूबिस्को यहां पे बैठा हुआ है। तो रूबिस्को जब यहां पे बैठा हुआ है तो सारे के सारे CO2 यहीं पे भेजे जाएंगे, यानी कि कभी भी प्लांट के अंदर ऐसा कंडीशन तो नहीं होगा कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए, क्योंकि हर एक सेल अगर एक एक CO2 भी भेजता है तो यहां पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या रहेगा, हाई रहेगा। इसीलिए याद रखिएगा, इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, CO2 कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म, CO2 कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म। लिख लीजिए, ये बुक में नहीं है तो याद रखिएगा कि CO2 कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारे जो सेल्स हैं वो एक एक CO2 भी पकड़ के भेज रहे हैं, तो यहां पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो रूबिस्को को कभी भी ऑक्सीजन का अमाउंट, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा नहीं मिलेगा, तो यहां पे चांस ही नहीं है कि ये कुछ दल बदलू वाला कार्यक्रम कर पाएंगे। यानी कि ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, ये एक बिल्कुल नेकलेस के जैसे दिखाई देता है, जैसे औरतें पहनती है ना एक नेकलेस, माला, वैसे दिखाई देता है। इसीलिए इस तरह के एनाटॉमी को नाम दिया जाता है क्रैंज एनाटॉमी। इस तरह के एनाटॉमी को नाम दिया जाता है क्रैंज एनाटॉमी, है ना। क्रैंज एनाटॉमी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ C4 प्लांट्स। केवल ये C4 प्लांट्स के अंदर आपको दिखेंगे, बाकी किसी में नहीं दिखेगा, ना C3 में, ना C2 में, किसी में नहीं दिखेगा, केवल ये C4 में आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह का कंडीशन आपको C4 टाइप ऑफ मैकेनिज्म बोला जाता है, इसी को क्रैंज एनाटॉमी बोलते हैं, और ये इवोल्यूशन होते हुए आपको इस प्लांट्स के अंदर दिखेगा। और जब यहाँ पे C2 साइकिल नहीं होगा तो लॉस की जो हम बात किए थे 25% लॉस जो हो रहा था वो नहीं होगा। इस तरह का मॉडिफिकेशन इवोल्यूशन आपको देखने को मिलता है। अब
थोड़ा सा अगर इसको साइक्लिक वे में अगर हम लोग समझ लें तब ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाएगा। तो अब हम उसी को थोड़ा सा साइक्लिक वे में समझते हैं कि ये क्रेन्ज एनाटॉमी चलता कैसे है। अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्रेन्ज एनाटॉमी एक ऐसा एनाटॉमी है जिसके अंदर दो टाइप के सेल्स है, मेसोफिल एंड बंडल स्लिट सेल। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखा हुआ है। आपको ये याद रखना है कि बंडल स्लिट सेल के अंदर रूबिस्को प्रेजेंट है और इस रूबिस्को को सारे जो मेसोफिल सेल्स हैं वो CO2 पकड़ करके और उसके पास भेज रहे हैं। तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कभी भी बंडल स्लिट सेल के पास कम नहीं होगा, जिससे कि ऑक्सीजनेशन का चांस कभी बनता ही नहीं है। तो ये चीज याद रखिएगा। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा साइक्लिक वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब यहां पे दो टाइप के सेल्स हम लोग बनाते हैं। ये आपका पहला सेल है जिसको मैंने बोला है मेसोफिल सेल, और इसके बाजू में हम लोग दूसरा सेल बनाते हैं जिसको नाम दिया जाएगा बंडल स्लिट सेल। तो दो सेल्स हमने ड्रॉ किए हुए हैं, मेसोफिल सेल एंड बंडल स्लिट सेल। अब होता क्या है कि ये मेसोफिल सेल है और ये बंडल स्लिट सेल है। हम लोग लिख लेते हैं, ये मेसोफिल सेल है और ये बंडल स्लिट सेल है। बस आपको समझना है कैसे ये साइकिल चलता है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। ये होता क्या है एक्चुअल में, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, CO2 एंट्री किया तो यहां पे देखिए CO2 आया। CO2 किसके साथ टकराएगा? PEP के साथ, यानी कि फास्फोइनोल पाइरुवेट। फास्फोइनोल पाइरुवेट, ये जो PEP है फास्फोइनोल पाइरुवेट, ये एक्चुअल में कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। ये आपको समझ में आ गया। जब ये फास्फोइनोल पाइरुवेट से टकराएगा यहां पे, तो इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? एक 4 कार्बन का कंपोनेंट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं OAA। मतलब ये क्या है? ऑक्जेलो एस्टिक एसिड। ऑक्जेलो एस्टिक एसिड। और ये जो ऑक्जेलो एस्टिक एसिड होगा वो कितने कार्बन का? 4 कार्बन का। 3 कार्बन, 1 कार्बन ऐड होकर के बना दिए 4 कार्बन। ठीक, बातें समझ में आ रही हैं? अच्छा, ये जो कन्वर्जन हुआ, यहां पे जो एंजाइम यूज हुआ है उसका नाम है PEP कार्बोक्सिलेज। और यहां पे कंडीशन क्या है? कार्बोक्सिलेशन। सिंपल, मैंने क्या पकड़ा? CO2 पकड़ा। तो ऑक्जेलो एस्टिक एसिड बना जो 4 कार्बन का है। कुछ टाइम बाद ये क्या होता है? कन्वर्ट होकर बना देता है मैलिक एसिड। क्या बना देता है? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड भी कितने कार्बन का है? 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट है। ठीक, अब आपको याद रखना है कि आपके बुक के अंदर दिया हुआ है कि जब भी ऑक्जेलो एस्टिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होना होता है तो यहां पे क्या होता है? NADPS2 यूज होता है। NADPS2 यूज होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NADP में, है ना? यानी कि रिडक्शन हुआ और वो क्या हो गए? कन्वर्ट होकर मैलिक एसिड बना दिए। यहां पे जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम दिया हुआ है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। याद रखिएगा, यहां पे जो एंजाइम दिया हुआ है उसका नाम है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। मैलिक एसिड बना मेसोफिल सेल के अंदर। अब ये मेसोफिल सेल से कहां चले जाते हैं? बंडल स्लिट सेल के अंदर। ये मैलिक एसिड कहां आ गया? बंडल स्लिट सेल के अंदर। तो मैलिक एसिड आ गया आपका बंडल स्लिट सेल में। जब ये 4 कार्बन का प्रोडक्ट मैलिक एसिड आपके बंडल स्लिट सेल में आता है तो इसका कन्वर्जन कुछ इस तरह से होता है कि ये कन्वर्ट होकर बना देता है पाइरुविक एसिड। क्या बना देता है? पाइरुविक एसिड। पता है पाइरुविक एसिड भी आपका 3 कार्बन का है। पाइरुविक एसिड कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। अब थोड़ा ध्यान से समझो, ये यानी कि 4 कार्बन था, 3 कार्बन में कन्वर्ट हुआ, 1 कार्बन निकला होगा, तो उसको मैं ऐसे दिखा देता हूं कि ये एक CO2 कार्बन CO2 के फॉर्म में रिलीज हो गया। दूसरी चीज ये भी आपको जानना है कि यहां से एक मॉलिक्यूल और रिलीज होता है NADPS2। तो यहां से एक चीज और रिलीज हो गया NADPS2, है ना? ठीक, ये बात आपको समझ में आ रही है? आपको अभी अभी मैंने बोला कि इसके अंदर यानी कि बंडल स्लिट सेल में कौन बैठा हुआ है? RUBP। तो ये RUBP जो यहां पे बैठा हुआ है वो RUBP कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का। ये तुरंत जैसे ही CO2 रिलीज होता है इस CO2 को क्या करता है? यूज कर लेता है और यूज करके यहां पे क्या कर लेता है? C3 साइकिल चलना स्टार्ट हो जाता है। इस सेल के अंदर क्या चलना स्टार्ट हो जाएगा? C3 साइकिल। क्यों? क्योंकि CO2 आया, NADPS2 आया, दोनों को यूज कर लिया RUBP और चला दिया C3 साइकिल। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? एक्चुअल में C3 साइकिल चलेगा तो कितना ATP बनता है? 18 ATP। आपको अगर ना पता हो
तो आप C3 साइकिल देखिए, उसमें मैंने 18 एटीपी बना करके आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे C3 साइकिल चला और कितने एटीपी बने, 18 एटीपी। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, है ना। तो ये जो पाइरुविक एसिड बना था, अब ये पाइरुविक एसिड फिर से क्या कन्वर्ट होकर बना देता है, फास्फोइनोल पाइरुवेट। पहले क्या था, पाइरुविक एसिड, अब क्या बनाया, फास्फोइनोल पाइरुवेट। फास्फोइनोल पाइरुवेट भी फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड ही है, यानी कि यहाँ पे फॉस्फेट यहाँ पे जोड़ा गया होगा, यानी कि एटीपी यूज हुआ होगा और ये एटीपी कन्वर्ट हुआ होगा एडीपी प्लस आईपी में। ये बात आपको समझ में आ रही है। और जैसे ही ये एटीपी यूज हुआ तो ये पाइरुविक एसिड फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। यहां तक बिल्कुल इजी वे में समझ में आया। मैं एक बार और समझा देता हूं। CO2 एटमॉस्फेयर में था, आया, मेसोफिल सेल में आता है, कौन पकड़ता है उसको, पीपी, जो 3 कार्बन वाला है, पकड़ करके यहाँ पे एक एंजाइम है पीपी कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेशन होता है, तो 3 कार्बन 1 कार्बन 4 कार्बन का पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का बनता है, इसीलिए इसका नाम है C4 साइकिल। क्लियर। अब ये इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की वजह से यहाँ पे ऑक्जेलो एस्टिक एसिड कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड। मैलिक एसिड फिर आता है किसमें, बंडल सेल में। बंडल सेल से ये कन्वर्ट होकर क्या बना देता है, मैलिक एसिड कन्वर्ट होकर बना देता है पाइरुविक एसिड। और पाइरुविक एसिड हमारा 3 कार्बन का एक प्रोडक्ट है, यानी कि 4 कार्बन 3 कार्बन में कन्वर्ट हुआ, मतलब 1 कार्बन रिलीज हुआ होगा। तो जो 1 कार्बन रिलीज हुआ वो किस फॉर्म में रिलीज हुआ, CO2 के फॉर्म में रिलीज हुआ। क्लियर। ऐसा, अच्छा यही नहीं, जो NADPH2 यहाँ पे पकड़ा था वो भी यहाँ पे क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। और इन दोनों को यूज करके यहाँ पे बैठा हुआ है RUBP, क्योंकि हमने पहले ही बात किया है, RUBP इसको यूज करके क्या चला देगा, C3 साइकिल चल गया। और यहाँ पे कितने एटीपी बन जाते हैं आपके, 18 एटीपी। 18 एटीपी यहाँ पे क्या यूज हो जाता है। क्लियर। अब ये चीज आपको समझ में आता है कि 18 एटीपी यहाँ पे यूज होते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को, ये कॉन्सेप्ट हमें यहां तक समझ में आया। एक्चुअल में आपको ये तो पता ही होगा कि एक C3 साइकिल चलाने के लिए कितना बार केल्विन साइकिल चलना चाहिए, मतलब एक ग्लूकोज बनाने के लिए यहां पे क्या प्रोडक्शन होगा, ग्लूकोज। तो हम लोगों ने बात किया था ना कि एक जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसको प्रोड्यूस करने के लिए कितना बार C3 साइकिल चलता था, 6 टाइम, है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, 6 RUBP है, तो 6 CO2 रिलीज हुआ होगा, यानी कि 6 NADPH2 भी यहाँ पे रिलीज हुए होंगे, 6 मैलिक एसिड आया होगा इधर और 6 पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ होगा। इधर भी क्या होगा, 6 मैलिक एसिड, 6 ऑक्जेलो एस्टिक एसिड, 6 CO2 की एंट्री हुई होगी तो 6 फास्फोइनोल पाइरुवेट उसको पकड़ा होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से समझना है। मतलब अगर पाइरुविक एसिड 6 पाइरुविक एसिड को 6 फास्फोइनोल पाइरुवेट में बदलना है तो कितना एटीपी की जरूरत पड़ेगी, 6 एटीपी की। ये 6 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे नीड है उसकी, यहाँ पे जरूरत है, क्योंकि एक ग्लूकोज के प्रोडक्शन के लिए कम से कम 6 बार केल्विन साइकिल चलता ही चलता है। ये हम लोग C3 साइकिल में बात किए थे, तो ठीक वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा और समझा दूं तो मैं ये भी आपको बताता हूं कि ये साइकिल आपको चल गया और यहाँ पे आपको लिखता है कि ये 6 एटीपी यूज करके 6 ADP प्लस IP में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन यहां पे आपको चीज समझनी है कि ये जो टोटल एटीपी यहां पे कितना यूज हुआ, तो अगर आप काउंट करो तो 18 यानी कि 18 और 6 टोटल 24। टोटल कितना हो रहा है, 24 एटीपी। टोटल कितना हो रहा है, 24 एटीपी। लेकिन आपकी एनसीईआरटी की बुक बोलती है कि नहीं, यहां पे टोटल 30 एटीपी यूज होते हैं। कितने, 30 एटीपी। अब थोड़ा हम लोग ध्यान से समझते हैं 30 एटीपी आएगा कहां से। तो यहां पे एक इक्वेशन मैं आपको समझाता हूं। जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें ये पता चलता है, इधर आ जाओ, इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। मैं जब लिखता हूं तो मैं लिखता हूं एटीपी। जब भी एटीपी क्या होता है, एटीपी टूटता है तो ये एटीपी मॉलिक्यूल है, ये एटीपी जब टूटेगा तो बदलेगा किसमें, एडीपी प्लस आईपी में, है ना, ये आपको पता है। और यहाँ पे जिस एंजाइम की वजह से टूटता है उसका नाम है काइनेज एंजाइम। क्या नाम है, काइनेज। तो काइनेज के प्रेजेंस में एटीपी टूटेगा, एडीपी प्लस आईपी में कन्वर्ट होगा। और ये जो रिलीज होते हैं वो कितना एनर्जी रिलीज करता है, 7.3 किलो कैलोरी। मतलब एक एटीपी जब भी टूटेगा तो वो कितना एनर्जी रिलीज करेगा, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करेगा। अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं, यहां पे जो एटीपी टूटता है
इस कंडीशन में C4 साइकिल में वहां पे एंजाइम जो यूज होता है उसका नाम है डाइकाइनेज। जो एंजाइम यूज होता है उसका क्या नाम है? डाइकाइनेज। डाइकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में टूटता है। तो अगर ये डाइकाइनेज के प्रेजेंस में टूटेगा मतलब 2 बार काइनेज, यानी कि ये डायरेक्ट एडीपी ना बनके क्या बन जाता है? AMP प्लस IP। क्या बनता है? AMP प्लस IP। मतलब एक जो ATP है वो 2 के बराबर काम कर रहा है। एक ATP 2 के बराबर काम कर रहा है क्योंकि डाइकाइनेज एंजाइम है। तो ये ADP में ना टूट के एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में टूट जाता है और यहां से 2 IP रिलीज होते हैं, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होते हैं। मतलब एनर्जी कितना? 14.6 किलो कैलोरी। ठीक, इसीलिए यहां पे जो 6 ATP हम लोग यूज किए हैं वो इक्विवेलेंट माना जाता है किसके? 12 ATP के, इक्विवेलेंट टू 12 ATP। क्यों? क्योंकि एंजाइम यहां पे यूज हुआ है डाइकाइनेज। तो अब अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 18 और प्लस 12 कितना हो गया? 30 ATP। तो ये 30 ATP आपका कहां से आया? ये आपको पूछा जाता है बार बार कि कितना ATP यूज हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन जो एम्स में पूछा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे क्वेश्चन एम्स में एक बार पूछा हुआ था कि एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए कितना ज्यादा ATP यूज होता है। एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए कितना ज्यादा CO2 और कितना ज्यादा ATP यूज होता है, मैं आपको बताता हूं। यहां पे C3 साइकिल में कितना? 18 ATP, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे लास्ट में क्या है? 6 ATP, यानी कि 12 ATP हमने इक्विवेलेंट माना है। तो एक CO2 को यहां पे 6 CO2 फिक्स किया जा रहा है। तो 6 CO2 को फिक्स करने के लिए 12 ATP यूज हुआ है, मतलब एक CO2 को फिक्स करने के लिए 2 ATP। 6 CO2 को फिक्स करने के लिए 12 ATP, तो एक CO2 को फिक्स करने के लिए केवल 2 ATP, मतलब 2 ATP एक्स्ट्रा यूज होता है C4 साइकिल में एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए। मेरी बातें पल्ले पड़ रही हैं 100% ना? तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। मतलब जो C4 साइकिल है ये यहाँ पे आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है। पहला कार्बोक्सिलेशन यहाँ पे, पहला कार्बोक्सिलेशन यहाँ पे और दूसरा कार्बोक्सिलेशन यहाँ पे, यानी कि 2 बार कार्बोक्सिलेशन होता है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज डाई कार्बोक्सिलेशन साइकिल, ऑल्सो नोन एज डाई कार्बोक्सिलेशन साइकिल। डाई कार्बोक्सिलेशन क्यों? क्योंकि पहला CO2 यहां फिक्स हो रहा है और दूसरा CO2 यहां पे फिक्स हो रहा है। पक्का? कोई डाउट नहीं है? 100% श्योर हो? अच्छा, दूसरा कंडीशन सुन लीजिए। कभी कभी जरूरी नहीं है कि सारे प्लांट्स के अंदर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ही बनता हो। सारे प्लांट के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता हो। कुछ प्लांट्स के अंदर आपको यहां पे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होकर बना देगा क्या? एस्पार्टिक एसिड। क्या बना देगा? एस्पार्टिक एसिड। और पता है एस्पार्टिक एसिड भी आपका 4 कार्बन का ही प्रोडक्ट है। मतलब हुआ क्या होगा? एस्पार्टिक एसिड तो एक अमीनो एसिड है, मतलब यहां पे NADPS2 तो यूज हो ही रहा है, इसके साथ साथ एक और चीज यूज हो रहा है NH3, अमोनिया। तो अमोनिया यूज हुआ और अमोनिया NADPS2 के प्रेजेंस में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होकर एक अमीनो एसिड बनाता है जिसका नाम है एस्पार्टिक एसिड। अब क्या होगा? जो एस्पार्टिक एसिड बना वो एस्पार्टिक एसिड आपके बंडल से सेल में जाएंगे, सब कुछ उसके बाद वही होगा। ये 4 कार्बन का है, फिर ये कन्वर्ट होकर पायरुविक एसिड बनाएगा, CO2 रिलीज करेगा, NADPS2 रिलीज करेगा, सब प्रोसेस वही है। बस यहां का मैकेनिज्म आप याद रखिएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कन्वर्टेड इनटू एस्पार्टिक एसिड इन सम प्लांट्स, है ना, बाय यूजिंग NH3 अमोनिया यूज करके, और बाद में ये सारा कन्वर्जन एक जैसा आपको दिखाई देगा। तो ये जो साइकिल चला इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? C4 साइकिल। क्या बोलते हैं? C4 साइकिल। क्योंकि पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है? 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। दूसरा मैंने लिखा हुआ है HS के पाथवे। ये कौन है भैया? हैच एंड स्लैग पाथवे इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैच एंड स्लैग, इसको बोला जाता है हैच एंड स्लैग पाथवे। ये साइंटिस्ट का नाम है, इसीलिए इनके नाम पे रखा गया है हैच एंड स्लैग पाथवे। तो आपको याद रखना है टोटल यहाँ पे ATP कितना यूज हो रहा है? 30 ATP, यानी कि C3 में कितना यूज हो रहा था? 18, और C4 में कितना यूज हो रहा है? 30 ATP। तो ये आपको याद रखना है। ये डेजर्ट प्लांट्स के अंदर ऐसे कंडीशन चलते हैं, बेसिकली इनको C4 प्लांट्स बोलते हैं। C4 प्लांट्स में आप मेज कंसीडर कर सकते हो, है ना। और यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी देखने को मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रायंस एनाटॉमी।
क्रैंच का मतलब होता है नेकलेस, है ना। तो आपको ये समझ में आता होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है कैम साइकिल, उसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं कैम साइकिल, कैम साइकिल, है ना। ये बिल्कुल इसी जैसा आपको दिखाई देगा, है ना। कैम साइकिल इज ऑल्सो नोन एज क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्यों बोलते हैं, ये नाम कहां से आया मैं अभी आपको बताता हूं। ये जो कैम साइकिल है ये डेजर्ट प्लांट्स के अंदर क्या होता है, चलता है। जितने डेजर्ट प्लांट्स हैं उनके अंदर ये चलता है। आप बोल सकते हो जो सक्यूलेंट प्लांट होते हैं, है ना, जिनके अंदर संकन स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा अंदर की तरफ धंसा होता है, उनमें ये क्या होता है, साइकिल चलता है। डेजर्ट प्लांट का मतलब जो डेजर्ट प्लांट्स होंगे, डेजर्ट में क्या है कंडीशन, वहां पे क्या है, दिन के टाइम पे बहुत गर्मी बहुत ज्यादा और रात के टाइम पे बहुत ज्यादा ठंडी। मतलब दिन में जितना ज्यादा गर्मी उतना ही रात में क्या है, ठंडी है। अब ऐसे प्लांट क्या करते हैं, अगर दिन में वो अपने स्टोमेटा को खोलेंगे तो टेम्परेचर इतना हाई है कि ट्रांसपिरेशन रेट हाई होगा, मतलब प्लांट्स क्या करेगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो वो अपने स्टोमेटा को दिन के टाइम में क्या कर देते हैं, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है तो बंद कर देते हैं, है ना। टेम्परेचर क्या रहता है, जब ज्यादा रहता है तो बंद कर देते हैं स्टोमेटा को। रात को स्टोमेटा ओपन रहता है और दिन के टाइम पे स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज हो जाता है। तो जितने कैम प्लांट होते हैं इनके अंदर दिन के टाइम पे स्टोमेटा बंद रहता है और रात के टाइम पे स्टोमेटा ओपन होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। जो C3 साइकिल वाले हैं उसमें दिन के टाइम पे स्टोमेटा ओपन है, रात के टाइम पे स्टोमेटा बंद है। अब क्या होता है, यहां पे जो साइकिल चलती है बिल्कुल C4 साइकिल जैसी आपको दिखाई देगी, बस यहां पे आपको 2 सेल्स नजर नहीं आने वाले हैं। ये सब कुछ क्या होता है, एक ही सेल के अंदर चलता है। तो ये जितना कंडीशन देख रहे हो आप, ये सब कुछ कहां चलेगा, एक ही सेल के अंदर चलेगा। 2 सेल नहीं है बल्कि ये एक ही सेल है और इसको हम लोग जोड़ करके बना देते हैं कि ये क्या है, एक सेल है। ये क्या है, एक सेल है। ये 2 सेल नहीं है, ये एक ही सेल है, ठीक। और ये कौन सा सेल है, मेसोफिल सेल। इसमें आपको क्रैंच एनाटॉमी देखने को नहीं मिलेगा। कैम साइकिल, कैम प्लांट्स के अंदर आपको क्रैंच एनाटॉमी देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, एग्जांपल अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो ब्रायोफिलम, या फिर जनरली आप लिख सकते हो ऑप्यून्सिया। ऑप्यून्सिया प्लांट आपने सुना होगा, है ना। ब्रायोफिलम का नाम आपने सुना होगा, कैलेंचे नाम आपने सुना होगा। तो ये सारे के सारे डेजर्ट प्लांट्स हैं जिनके अंदर ये साइकिल चलता है। इसके अंदर सिर्फ एक ही सेल है, मेसोफिल सेल, और उसी के अंदर ये सारा साइकिल चलता है। बस यहाँ पे आपको क्या दिखाई देने वाला है, डायोडनल वेरिएशन। डायोडनल वेरिएशन का मतलब क्या, दिन के टाइम पे कुछ और कंडीशन और रात के टाइम पे कुछ और कंडीशन। बस ये चीज आपको याद रखनी है। अब क्या होता है, यहाँ पे 2 सेल है नहीं, एक ही सेल है और सारा का सारा ये रिएक्शन एक ही सेल के अंदर होता है। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन होना है, CO2 आएगा, PP के साथ जुड़ेगा कार्बोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू और जेलो एस्टिक एसिड के थ्रू पकड़ेगा, बनेगा। एस्पार्टिक एसिड बन सकता है या मैलिक एसिड बन सकता है ना, ठीक, क्लियर। यहाँ पे वैसे एस्पार्टिक एसिड हटा ही दो, तो यहाँ पे हम लोग इसको हटा देते हैं। तो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना, फिर ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, रिडक्शन हो जाएगा मैले डिहाइड्रोजिनेज, फिर ये आता है मैलिक एसिड के फॉर्म में, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। बाकी ये सब कुछ क्या है, एक जैसा चल रहा है। मेसोफिल सेल है तो RUBP होगा ही होगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये मेसोफिल सेल है जिसके अंदर ये सारे रिएक्शन चल रहे हैं और इस तरह के कंडीशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। कंडीशन सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। ये जितना कुछ होता है वो होता है नाइट के टाइम में, और ये जो इधर मैंने लिखा हुआ है ये होता है डे के टाइम में। यानी कि इसमें क्या है, डायगोनल वेरिएशन है, दिन के टाइम पे कुछ और, रात के टाइम पे कुछ और। रात के टाइम में क्या है, स्टोमेटा ओपन है, तो ये रात के टाइम में क्या करते हैं, CO2 जो एटमॉस्फेयर में होता है उसको कैप्चर करने का काम करते हैं, उसको पकड़ने का, स्टोर करने का काम करते हैं। तो जितना CO2 ये स्टोर कर सकते हैं, क्या करते हैं, पकड़ के ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बनाएंगे और ऑक्जेलोएस्टिक एसिड का कन्वर्जन करके मैलिक एसिड यानी कि वैक्यूल्स में, वैक्यूल्स के अंदर मैलिक एसिड बना बना के जमा करके रखते जाते हैं। ये दिन के टाइम पे क्या होता है, सॉरी हाँ, ये रात के टाइम पे होता है, ये रात के टाइम पे होता है। रात के टाइम पे स्टोमेटा ओपन होते हैं, CO2 आता है और पकड़ करके ये वैक्यूल्स में मैलिक एसिड के फॉर्म में जमा करके रखते हैं। जैसे ही दिन होता है लाइट रिएक्शन स्टार्ट होगा, लाइट रिएक्शन स्टार्ट होगा तो इनको NADPS2 वगैरह मिलना स्टार्ट होगा। जैसे ही NADPS2 इनको मिलना स्टार्ट हुआ तो ये क्या करते हैं, तुरंत लाइट रिएक्शन के थ्रू अपना C3 साइकिल चलाना स्टार्ट कर देते हैं। स्टोमेटा बंद है, अंदर के तरफ CO2
मैक्सिमम अमाउंट में अब्जॉर्ब करके रखा गया है, और जैसे ही NADPS2 वगैरह मिला, लाइट एनर्जी मिली, तो ये स्टार्ट हो जाता है मैकेनिज्म और यहाँ पे C3 साइकिल चलता है। फिर ये क्या करते हैं, पायरुविक एसिड बना बना के और पायरुविक एसिड को फास्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट करके रखते हैं दिन के टाइम में। दिन भर पायरुविक फास्फोइनॉल पायरुवेट बना के रखेंगे और रात के टाइम में फिर वही मैकेनिज्म होना है, रात के टाइम पे CO2 को पकड़ा जाएगा। तो ये क्या होता है, दो अलग अलग टाइम पे दो अलग अलग मैकेनिज्म हो रहा है। क्रैसुलेशन मतलब इसको क्या बोलते हैं, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले इसको क्रैसुलेशन प्लांट्स के अंदर देखा गया था, तो इसलिए इसका नाम है क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। का मतलब यह है कि मैलिक एसिड बना बना के रखा जाता है जमा करके, और फिर उसी का मेटाबॉलिज्म होता है, तो इसीलिए इसका नाम है क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। बस आपको इतना ही याद रखना है, कैन साइकिल इसको हम लोग बोलते हैं, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। दो अलग अलग टाइम पे दो अलग अलग कंडीशन चलते हैं, ये हमारा कैन साइकिल। तो ओवरऑल जो साइक्लिक वाला कंडीशन था C3 C2 है ना, ये फोटोफॉस्फोराइलेशन में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, वो सब कुछ हम लोगों ने इसमें खत्म कर दिया। अब इसमें जो सेकंड हेडिंग हम लोगों को पढ़ना है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो डील करने वाले हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। उसको हम लोग अगले लेक्चर के अंदर डील करेंगे। इसको अच्छे से दो बार देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो C4 साइकिल के अंदर एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी देखने को मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रैंच एनाटॉमी, है ना। आपको ये सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लेते हैं, फिर मैं इसको आज का लेक्चर यहीं पे बंद कर दूंगा। तो बस डिफरेंसेस के बाद हम लोग ये लेक्चर खत्म कर देंगे। तो थोड़ा ध्यान से अगर समझे तो यहाँ पे मैंने कुछ कंसेप्ट लिखे हुए हैं जिससे डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्या क्या डिफरेंस है C3 C4 एंड कैन साइकिल के बीच में, ये आपसे अक्सर करके क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड C3 में 3 कार्बन का बनता है फास्फोग्लिसरिक एसिड, C4 साइकिल में 4 कार्बन का बनेगा ऑक्जेलो एस्टिक एसिड, एंड कैन साइकिल में भी सेम है ऑक्जेलो एस्टिक एसिड। CO2 फिक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे CO2 को फिक्स कौन कराता है, RUBP जो 5 कार्बन का है, यहाँ पे फास्फोइनॉल पायरुवेट जो 3 कार्बन का है, और यहाँ पे भी फास्फोइनॉल पायरुवेट जो 3 कार्बन का है। थर्ड कैरेक्टर टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत बड़ा चीज है यहाँ पे। तो टेम्परेचर यहाँ पे नॉर्मल होता है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होगा, 30 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, और यहाँ पे मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस। आप डेजर्ट के कंडीशन का टेम्परेचर जानते हो, डेजर्ट एरिया के टेम्परेचर को आप जानते हो, है ना। टोटल ATP एंड NADPS2 कितना बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखिएगा, जो टोटल ATP और NADPS2 की बात करें तो 18 ATP एंड 12 NADPS2 बनता है इसमें C3 में, 30 ATP एंड 12 NADPS2 बनता है आपका किसके अंदर, C4 में। और यही चीज आपको समझनी है, यहाँ पे टोटल ATP कितना है, 18 ATP, और यहाँ पे टोटल ATP कितना हो गया, 30 ATP। मतलब यहाँ पे कितना ज्यादा, 12 ज्यादा है, 12 NADPS2 यहाँ पे भी है। सेम कंडीशन यहाँ पे 30 ATP एंड 12 NADPS2। एनाटॉमी की बात करें तो यहाँ पे नो स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी, सिंपल प्लांट के अंदर सिंपल मैकेनिज्म। क्रैंच एनाटॉमी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ C4 प्लांट्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एब्सेंट होता है इन द केस ऑफ कैन साइकिल। एंजाइम्स की बात करो तो रुबिस्को यहाँ पे मेन एंजाइम है। यहाँ पे मेन एंजाइम में दो आते हैं, रुबिस्को एंड PEP कार्बोक्सिलेज, और यहाँ पे भी रुबिस्को एंड PEP कार्बोक्सिलेज। तो ये जनरल वे में मैंने आपको समझाया है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के और इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ये सारे फैक्टर्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं और आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। अब ये लगभग खत्म हो गया है। लास्ट में हम लोग इसका एक लेक्चर और लेंगे, जिसके अंदर मैं बात करूंगा आपसे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस के बारे में। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, आपका दिन शुभ रहे, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।